तो दोस्तों, मूवी की स्टोरी को 2 घंटे में खत्म करने की बजाय 2 पार्ट में दिखाने का ये ट्रेंड काफी बढ़ता जा रहा है और केजीएफ मूवी भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है। 2018 में आई ये कन्नड़ मूवी इतनी बढ़िया निकलेंगी ये किसी ने सोचा नहीं था। इस मूवी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है पर थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है और अब इस फिल्म का दूसरा पार्ट यानी सेकंड चैप्टर आने वाला है। लेकिन सेकंड पार्ट देखने के लिए आपको इसका पहला पार्ट समझना जरूरी है। इसीलिए आज मैं आपको केजीएफ चैप्टर 1 की पूरी स्टोरी शॉर्ट में समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें 1981 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ इंडिया की प्राइम मिनिस्टर एक आदमी का डेथ वारंट साइन करती है, ये बोलकर कि वो बहुत खतरनाक क्रिमिनल है और किसी को भी उसके बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ बात हो रही है मूवी के मेन हीरो की, जिसका नाम है रॉकी। इसके बाद हमें सीधा 2018 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर फेमस जर्नलिस्ट आनंद इंगलगी एक बुक पब्लिश करते हैं जिसमें वो रॉकी की पूरी जिंदगी के बारे में लिखते हैं। गवर्नमेंट उस बुक को बैन कर देती है और उसकी सभी कॉपीज को जला दिया जाता है। उस बुक की एक आखिरी कॉपी किसी तरह से एक न्यूज चैनल वालों के हाथ लगती है। वो न्यूज चैनल वाले आनंद इंगलगी का इंटरव्यू लेते हैं ये जानने के लिए कि उनकी बुक में कितनी सच्चाई है। उस बुक का नाम है एल डोराडो, जिसका मतलब है खोया हुआ सोने का शहर। आनंद इंगलगी खुद उस किताब की कहानी बताना शुरू करते हैं। बात है 1951 की। कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में एक कुएं की खुदाई के दौरान किसानों को कुछ अजीब से पत्थर मिलते हैं। फिर उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं। उनके साथ सूर्यवर्धन भी था, जो कि वहीं का रहने वाला एक पावरफुल आदमी था। जब ये बात पक्की हो गई कि वो पत्थर सोने के हैं, तब सूर्यवर्धन ने सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मार डाला ताकि ये खबर बाहर न जाए। जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन पास के एक गाँव में एक बच्चे का जन्म होता है, जो कि मूवी का मेन हीरो बनने वाला है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कोलार में गोल्ड निकलने की वजह से वो जगह कहलाई कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी केजीएफ, और ये एक असली जगह है कर्नाटक में जहाँ पहले गोल्ड माइनिंग हुआ करती थी, पर अब किसी कारण से वो बंद हो चुकी है। केजीएफ तो असली जगह है पर मूवी की कहानी असली नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है। सूर्यवर्धन ने उस जगह को गवर्नमेंट से 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया और उसने वहाँ नराची नाम की एक कंपनी बनाई और सबको ऐसा दिखाया कि ये एक लाइमस्टोन माइन है यानी चूने के पत्थर की खदान। सूर्यवर्धन कई सारे लोगों को नराची में लाकर जबरदस्ती माइनिंग करवाता था। इस कंपनी को अच्छी तरह मैनेज करने के लिए उसने 5 पार्टनर बनाए, जो कि है कमल, एंड्रयूज, राजेंद्र देसाई, गुरु पांडियन और सूर्यवर्धन का भाई अधीरा। अधीरा को छोड़ के बाकी चारों पार्टनर केजीएफ से बाहर दूसरे शहरों में रहकर बिजनेस संभालते थे। उनका ये गोल्ड स्मगलिंग का बिजनेस काफी जोरों पर चल रहा था। लेकिन 1978 में सूर्यवर्धन को हार्ट अटैक आया और उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, जिसके बाद कंपनी के सभी पार्टनर्स केजीएफ पर कब्जा करने की सोचने लगे। सूर्यवर्धन ने इस बीमारी की हालत में अपने बेटे गरुड़ा को इस कंपनी का मालिक बना दिया, पर यह बात सूर्यवर्धन के भाई अधीरा को पसंद नहीं आई। उसने गरुड़ा को मारने की कोशिश की पर वो कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन गरुड़ा अधीरा को मारने में कामयाब हो गया। अब गरुड़ा इस साम्राज्य पर राज करने लगा। वो बहुत जालिम था, इसीलिए सभी पार्टनर्स उससे नफरत करते थे। ये सब तो ही बाकी कैरेक्टर्स की बात। अब बात करते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर यानी रॉकी के बारे में। रॉकी का असली नाम था राजा कृष्णप्पा बेरिया। उसकी माँ एक विधवा और बहुत गरीब औरत थी। जब राजा 10 साल का था तब उसकी माँ बीमारी से मर गई, लेकिन मरने से पहले उसने अपने बेटे से एक वचन लिया था कि उसे बड़ा होकर बहुत ताकतवर और अमीर आदमी बनना होगा, ताकि वो खुद भी अच्छी तरह जी सके और दूसरों की भी मदद कर सके। इस वादे को पूरा करने के लिए राजा मुंबई चला गया और उसने अपना एक नया नाम रखा, रॉकी। वहाँ उसने अपनी हिम्मत से डॉन शेट्टी का दिल जीत लिया और उसके लिए काम करने लगा। धीरे धीरे रॉकी काफी ताकतवर बन गया। वो अच्छों के लिए बहुत अच्छा था और बुरों के लिए बहुत बुरा। वो डॉन शेट्टी का खास आदमी बन गया और मुंबई में गोल्ड स्मगलिंग का पूरा काम संभालने लगा। रॉकी दूर दूर तक बहुत फेमस हो गया था। 1978 में शेट्टी का बॉस एंड्रयूज, जो कि केजीएफ के पार्टनर्स में से एक है, वो रॉकी को एक काम सौंपता है। काम पूरा करने के बदले में वो रॉकी को पूरी मुंबई ऑफर करता है। इस काम के लिए रॉकी को बैंगलोर जाना पड़ता है। बैंगलोर में राजेंद्र देसाई, जो कि केजीएफ का एक और पार्टनर, रॉकी को बोलता है कि उसे गरुड़ा को मारना होगा। सभी पार्टनर्स एक प्लान बनाकर गरुड़ा को बैंगलोर बुलवाते हैं, लेकिन गरुड़ा इस चाल के बारे में पहले से ही जानता था, इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ आया था। अगर गरुड़ा चाहता तो वो अपने सभी दुश्मनों को आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने एक कसम खाई थी कि अपने पिता के जिंदा रहे तक वो किसी भी पार्टनर को नहीं मारेगा। इसीलिए वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस चला गया। उसके जाने के बाद सभी पार्टनर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने शेर की पूंछ पर पैर रख दिया था। लेकिन रॉकी ये फैसला करता है कि वो गरुड़ा को उसी के घर में जाकर मारेगा। सभी पार्टनर्स इस नए प्लान पर काम करना शुरू करते हैं। वो एक अंदर के आदमी के जरिए केजीएफ की कुछ खुफिया जानकारी रॉकी को देते हैं। नराची में काम करवाने के लिए बहुत से लोगों को जबरदस्ती उठाकर लाया जाता था।
ऐसे ही जब गरुड़ा के आदमी एक गांव में लोगों को उठाने के लिए गए तब रॉकी वहां पहुंच गया और वो उन गांव के लोगों में शामिल होकर नाराची में घुस गया। वहां जाने के बाद उसे समझ में आता है कि वो जगह कितनी खतरनाक है। वहां लगभग 20,000 लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। हर किसी से 12 घंटे काम कराया जाता और कमजोर लोगों को मार दिया जाता। वहां के गार्ड्स बहुत खतरनाक थे। नियम तोड़ने वालों को वो तुरंत ही गोली मार देते थे। नाराची में माइनिंग एरिया से थोड़ी दूर पर गरुड़ा का महल था, जहां उसके पिता और भाई उसके साथ में रहते थे। इस महल की सुरक्षा बहुत मजबूत थी, कोई भी यहाँ आसानी से नहीं आ सकता था। रॉकी ने वहां पर रहकर पूरी जगह का अच्छी तरह मुआयना कर लिया था। उसने गरुड़ा के महल तक पहुंचने का रास्ता भी ढूंढ लिया था। अब बस वो सही मौके की तलाश में था। वहां रहते रहते रॉकी ने कई लोगों को बुरी तरह मरते हुए देखा। पहले तो वो चुप रहा, लेकिन एक दिन जब वहां के गार्ड्स एक अंधे बूढ़े आदमी को मारने वाले होते हैं, तब रॉकी खुद को रोक नहीं पाता। वो उस बूढ़े को बचाने के लिए 23 गार्ड्स को मार डालता है और वो सबकी नजर में हीरो बन जाता है। रॉकी उन 23 गार्ड्स की लाशों को जलाकर अपने लोगों को एक सिग्नल भेजता है कि अब वो पूरी तरह तैयार है। और तब एक बड़ा राज सामने आता है कि सूर्यवर्धन का दूसरा बेटा विराट अपने भाई गरुड़ा को मारने के प्लान में शामिल है। विराट अपने भाई से बिल्कुल अलग था और वो दिल का अच्छा था। उसी ने सभी पार्टनर्स तक नाराची की खुफिया जानकारी पहुंचाई थी ताकि रॉकी अंदर घुस सके। और अब रॉकी का सिग्नल मिलते ही विराट भी तैयार हो जाता है, लेकिन गार्ड्स की गैर मौजूदगी और उस बड़ी सी आग को देखकर गरुड़ा के लोग भी सतर्क हो जाते हैं। वो चेकिंग के लिए उस जगह पर जाने लगते हैं। तभी विराट उनका ध्यान भटकाने के लिए अपने पिता को मार देता है। सूर्यवर्धन की मरने की खबर सुन के सब लोग वापस लौट जाते हैं और रॉकी बच जाता है। गरुड़ा अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद तय करता है कि वो काली पूजा के बाद सबकी खबर लेगा। गरुड़ा हर साल पूजा में 3 बकरों की बलि चढ़ाया करता था, लेकिन इस बार वो बकरों की बजाय 3 इंसानों की बलि चढ़ाने वाला था। ये 3 लोग उसके दुश्मन थे, जिन्हें एक खास कमरे में कैद करके रखा गया था। जब गरुड़ा पूजा करने के लिए निकलता है, तब रॉकी सबसे छुप के उस कमरे तक पहुंचता है जहां पर उन 3 लोगों को रखा गया था। रॉकी उनमें से एक आदमी को मार के उसकी जगह ले लेता है। फिर इन 3 लोगों को पूजा में लाया जाता है। इस पूजा में नाराची के सभी गार्ड्स और 20,000 काम करने वाले लोग भी शामिल थे। गरुड़ा पूजा शुरू करता है और 2 लोगों की बलि चढ़ा देता है, लेकिन जब तीसरी की बारी आती है तब रॉकी सबकी पकड़ से छूट के गरुड़ा की तलवार लेकर उसी का गला काट देता है। रॉकी ने हजारों लोगों के सामने गरुड़ा को मार डाला। ये खबर आग की तरह फैल गई। केजीएफ के चारों पार्टनर्स ये सोच रहे थे कि अब वहाँ उनका राज होगा, लेकिन रॉकी के दिल में कुछ और ही था। वो यहाँ मुंबई जीतने के लिए नहीं आया था, उसे तो पूरा केजीएफ चाहिए था। वो चाहता तो गरुड़ा को बैंगलोर में ही मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रॉकी उसे केजीएफ में सबके सामने मारना चाहता था ताकि वो वहाँ पर राज कर सके। गरुड़ा के मरते ही उसके गार्ड्स रॉकी को मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अब 20,000 लोग रॉकी के साथ मिल चुके थे, जो कि उसके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते थे। रॉकी के अलावा और भी ऐसे लोग थे जिनकी नजर केजीएफ पर टिकी हुई थी। एक तो दुबई का इनायत खलील और दूसरा सूर्यवर्धन का भाई अधीरा, जो कि अभी तक मरा नहीं था, वो सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। ये सारी घटनाएं हुई थी 1978 में, पर ये सिर्फ आधी कहानी है। बाकी की कहानी चैप्टर 2 में दिखाई जाएंगी, जिसमें रॉकी का कई लोगों से सामना होगा जो कि केजीएफ पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। सेकंड पार्ट में ही हमें पता चलेगा कि क्यों प्राइम मिनिस्टर ने 1981 में रॉकी को मारने का ऑर्डर दिया। चैप्टर 2 में अधीरा का रोल करने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त और प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन का रोल करेंगी रवीना टंडन। ये मूवी इस साल के एंड में रिलीज होंगी। तो दोस्तों, ये थी केजीएफ चैप्टर 1 की पूरी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक